हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं चाहती हूँ कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स या फिर जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं, जो कॉलेज कर रहे हैं, अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एम करते हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट सर्विसेज हों, चाहे वो और पोस्ट हों थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या और स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके लिए जो एम कर रहे हैं उनके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। अब सबसे पहले जो मैं सब्जेक्ट ले रही हूँ वो है पॉलिटी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। पॉलिटी आना बहुत जरूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होती क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बुक है, वो क्या होती है, उसमें क्या है। तो उससे पहले देखिए, मैंने एक फोटो यहाँ पे लगाई है जो कि एक स्कूल डायरी की, किसी भी एक रैंडम स्कूल की, इस पे किसी स्कूल का नाम नहीं लिखा है, कोई स्कूल की डायरी है। अब आप उस डायरी को, आप भी स्कूल से पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, तो आपने देखा होगा कि स्कूल्स की डायरी में कुछ रूल्स लिखे होते हैं। देर आर फ्यू रूल्स, ठीक है, लाइक कि आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है कि आपको स्कूल में रहते हुए डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आ जाएं। यू हैव टू फॉलो द टाइम, यू हैव टू फॉलो द टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल, राइट। यू हैव टू फॉलो द टाइमिंग्स ऑफ द स्कूल। ऐसा नहीं है कि स्कूल 8 बजे शुरू हो रहा है तो आप 8:30 पहुंच रहे हैं। नो, आपको एंट्री अलाउड नहीं होगी अगर आप लेट जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बच्चे को पीट दें, मार दें, ऐसा नहीं है। आपके पेरेंट्स अगर प्रिंसिपल से या टीचर से मिलना चाहते हैं, उनके लिए भी टाइम स्पेसिफाइड है। ठीक है, आपको कोई भी किसी भी तरह का अगर फीवर हो रहा है, कुछ हो रहा है, कोई कंटेजियस डिजीज हो रही है कि जो फैल सकती है दूसरे बच्चों को, तो उस समय आप स्कूल नहीं जा सकते उन दिन, 2-4 दिनों के लिए, जब तक कि आप एकदम फिट ना हो जाए। ऐसे करके बहुत सारे रूल होते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर स्कूल में टाइम टेबल ही ना हो, ठीक है, आपको पता ही नहीं कि कौन सा पीरियड कब लगेगा, तो आपको पता ही नहीं कि कौन सी बुक लेके जानी है। जिस दिन आप जो बुक लेके गए उसकी क्लास ही नहीं, और जिसकी नहीं लेके गए उसी की क्लास हो गई। तो हमें हर जगह, स्कूल भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो अगर हमारे पास रूल्स नहीं होंगे तो सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, बहुत ही केयोटिक हो जाएगी। सब कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट इमेजिन कि अब एक कंट्री को चलाना है, अगर एक कंट्री को चलाना है तो फिर क्या होना चाहिए, तो भी तो कुछ रूल्स होने चाहिए ना। तो उसी जगह का क्या आती है हमारी बुक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको लिखने का काम हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही हो गया था शुरू। क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में थी, सिर्फ अभी समझने के लिए समझिए, डोंट टेक एनी प्रेशर। जब हमारे महात्मा गांधी जी ने और सब और लीडर्स ने, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, और उससे भी पहले काफी सारी मूवमेंट हुई थी, वो जब हिस्ट्री का पार्ट करेंगे तब देखेंगे, तो अब उनको पता था फाइनली कि अब हमें इंडिया को आजाद तो करना ही पड़ेगा। ब्रिटिशर्स को ये पता था। ठीक है, तो हम उसमें कैबिनेट मिशन प्लान उन्होंने भेजा था, फिर वो बाद में कैसे फेल हो गया था, ऑल दैट वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन हमारी जो ये तैयारी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की अपने देश के लिए, वो पहले से ही तैयारी हमने शुरू कर दी थी। ठीक है, तो अभी सिंपली अगर भाषा में जो मैंने आपको स्कूल डायरी का एग्जांपल दिया है, कि उसमें क्या है, सब स्कूल को चलाने के लिए रूल्स हैं। ठीक है, कि कौन मैनेजमेंट में होगा, बच्चों का मेडिकल रिकॉर्ड्स भी आप स्कूल के पास होना चाहिए, एंड डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपको हर चीज जो है रिटर्न जो है उसको आपको ओबे करना है। इसी तरह से एक देश के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो क्या होगा सिंपल भाषा में, वो क्या है, इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट गाइड्स हाउ अ कंट्री इज गवर्न। आपको सिर्फ समझना है, अभी कुछ याद नहीं करना है। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स है जो कि गवर्न करता है, जो कि गाइड करता है कि कैसे कंट्री गवर्न होगी, कैसे कंट्री चलेगी। मोटा मोटा ये है, इसके सिवा बहुत कुछ है, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। जैसे कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ठीक है, हमारे पास प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, पार्लियामेंट है, इन सबकी क्या पावर्स होंगी। आपको पता है प्रेसिडेंट जो है हेड ऑफ द स्टेट है, उनके पास क्या पावर्स है, क्या कोई स्पेशल पावर्स भी हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिनको यूनियन मिनिस्टर्स, जो कि यूनियन मिनिस्टर्स भी होते हैं। इसी तरह से हमारे पास स्टेट्स में लेजिस्लेचर हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आपने सुना होगा, सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हर स्टेट का भी है, जैसे देश के प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट्स के क्या चीफ मिनिस्टर्स हैं। यूटीज जो है, यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि वो सेंटर के अंडर ही आते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। इसी तरह से क्या लोगों के पास भी कुछ राइट्स होंगे, क्या लोगों की भी कुछ ड्यूटीज होंगी। ठीक है, ये भी हमें देखना होगा। फिर अगर सपोज करो कोई झगड़ा हो गया दो स्टेट्स के बीच में, मान लो दो स्टेट्स हैं, एक नदी उन दोनों स्टेट्स के बीच में बह रही है, कोई एक स्टेट
उसका पानी रोक ले डैम बना के, ठीक है, तो कौन उसको रिजॉल्व करेगा उस डिस्प्यूट को? तो वहां पे हमारे कोर्ट्स आएंगे पिक्चर में। कौन से कोर्ट्स कौन से तरह के डिस्प्यूट्स हैंडल करेंगे? इसके सिवा इलेक्शन कौन कराएगा? ठीक है, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमने डेमोक्रेसी चूज की, तो इलेक्शन कौन कराएगा? तो उसमें उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है कि इलेक्शन कमीशन होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी, क्योंकि उसका इलेक्शन कमीशन का जो जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसी तरह से बहुत सारी और चीजें हैं, ये मतलब बहुत सारे और आएंगे धीरे धीरे। अभी हमें बेसिक क्या जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? ये एक सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल्स हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि देश को चलाना कैसे। बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल होगा इसमें, यू विल एक्चुअली एंजॉय इट। इसको बर्डन लेके नहीं समझना है, सिर्फ समझने के लिए भी समझिए, ठीक है। तो यानी कि इन सिंपल वर्ड्स, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक द रूल बुक ऑफ अ कंट्री। रूल बुक है ये, ठीक है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट लाइक अ स्कूल हैज रूल्स फॉर स्टूडेंट्स, a country has a constitution for its leaders and people, and you will be surprised to know कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गई तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और उसको चेंज करने का भी जो मेथड है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में खुद ही दिया हुआ है। लेकिन ये हमारे पार्लियामेंट, हमारी जुडिशरी, इसका भी रोल होता है, कई कई जगह पे स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल होता है। आप देखेंगे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बहुत बार चेंज किया, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट की है उसकी, उसको चेंज किया है, अमेंडमेंट की है। कई बार होता रहता है जरूरत पड़ने पे, क्योंकि व्हेन टाइम चेंजेस, टाइम की रिक्वायरमेंट अलग होती है, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज करना पड़ता है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। कई देशों की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड होती है कि उसको चेंज ही नहीं किया जा सकता। एक और बात है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेंथीएस्ट, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, और ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बहुत सारी कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन ओरल भी है, मतलब वो बस ओरली पास ऑन हो रही है कन्वेंशन से कि हाँ ऐसा करते हैं तो ऐसा ही करते चले जाते हैं। लेकिन हमारी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि उसके क्या स्पेशल फीचर्स हैं। सवाल आता है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, कि ऐसा क्या हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी? देखिए, जस्ट इमेजिन कि आप एक गेम खेल रहे हैं। इमेजिन प्लेइंग अ गेम, इमेजिन प्लेइंग अ गेम विदाउट रूल्स। तो क्या होगा? प्लेयर्स आपस में करेंगे, अपने ही रूल्स बनाते रहेंगे, चीट कर लेंगे। गेम क्या हो जाएगी? गेम थोड़ी अनफेयर हो जाएगी, राइट? गेम अनफेयर हो जाएगी ना। अगर कुछ टाइम ही ना हो, उसमें कोई रूल्स ही ना हो कि कौन, तो वो तो कहेगा नहीं नहीं मैं जीत रहा हूँ, वो कहेगा मैं जीत रहा हूँ, तो सब chaos हो जाएगा। तो अगर हमें सेम तरीके से उस समय हमारी कंट्री के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, उनको जब हम, आपको पता है कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो हमारे जो लीडर्स थे उस समय, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो बी आर अम्बेडकर हो, चाहे वो सरोजनी नायडू हो, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और भी बहुत सारे लोग, ठीक है। तो उनको पता था कि अब हमारी कंट्री के लिए अब बहुत डिफिकल्ट, हमें डिफिकल्टी है कि हमें अब इस कंट्री को चलाना है। क्योंकि अभी तक क्या था? अभी तक तो ब्रिटिशर्स चला रहे थे, राइट? इंडिपेंडेंस से पहले तो ब्रिटिश, हम जब ब्रिटिश रूल में थे तो सब कुछ वही चला रहे थे ना, ठीक है। इंडिया जब फ्री हुआ तो उसके अपने कोई रूल नहीं थे, सब कुछ ब्रिटिश का ही था, क्योंकि लॉज कौन बना रहा था? ब्रिटिश बना रहा था। तो हमें फ्रीडम के बाद कुछ न्यू सेट ऑफ रूल्स की रिक्वायरमेंट थी, जो कि इंडियंस बनाए और इंडियंस के लिए बनाए। पहले क्या हो रहा था? ब्रिटिशर्स रूल्स बना रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं अपने ही इंटरेस्ट को सर्व कर रहे थे, जहां पे उनको फायदा था वो उसी तरह से रूल्स को बना रहे थे, जहां पे ब्रिटेन को फायदा था, ना कि इंडियंस को, ना कि इंडिया को। तो हमें क्या था? सबसे पहली बात तो हमें नए रूल्स बनाने थे, ठीक है, जो कि बहुत उसमें ब्रॉड रूल्स होंगे कि कैसे इलेक्शंस होंगे, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कैसे स्टेट के इलेक्शंस होंगे, बहुत सारी बातें जो थी, कैसे कोर्ट्स रन करेंगे, कैसे लॉज बनेंगे पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर्स में, कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे, सब्जेक्ट्स होंगे जिन पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं क्या जिन पे दोनों लॉ बना सकते हैं। बहुत सारे उनके पास चैलेंजेस थे कि कैसे एक गवर्नमेंट सिस्टम होगी, ठीक है, कैसे एक कंट्री नीड्स अ सिस्टम टू मैनेज एवरीथिंग, लाइक हु मेक्स लॉज, हु एनफोर्सेस देम एंड हु सेटल्स डिस्प्यूट्स। कौन देश जो है वो, उसमें देश में कौन लॉज बनाएगा, कौन उनको इम्प्लीमेंट करेगा। झगड़ा हो गया दो स्टेट्स के बीच में, सेंट्रल स्टेट के बीच में, तो उनको कौन करेगा? लोगों को कुछ दिक्कत है तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग किसके पास जाएंगे कि हमें ये दिक्कत है, सरकार ने ये गलत कर दिया? तो उस सब को डिफाइन करना जरूरी था। तो इसीलिए
इसीलिए हमें ये इंश्योर करना भी जरूरी था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए तो उसमें राइट्स भी, लोगों को कुछ राइट्स दिए जाए। क्योंकि आपको पता है, बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे पास, लोगों के पास इक्वल राइट्स नहीं थे। ठीक है, पुअर और रिच में डिफरेंस होता था, जेंडर के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे। तो लोगों को कुछ राइट्स भी देने होंगे, कुछ बेसिक राइट्स तो देने ही होंगे। ठीक है, आपको आपको अगर आपने सुना हो, आपने कोई मूवीज देखी हो इस तरह की, तो आपने देखा होगा कि अखबार छापना भी, मतलब वर्नाकुलर लोकल लैंग्वेजेस में, कि बंगाली में, मराठी में, तेलुगु में, इन लैंग्वेजेस में अखबार जो छापते थे, उसमें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रखती थी कि कौन छाप सकता है, कौन नहीं छाप सकता, क्या छाप सकता है, एंड ऑल दैट। तो बहुत सारी चीजों के लिए फ्रीडम लोगों को चाहिए थी, कौन सा रिलीजन प्रैक्टिस करेंगे एंड ऑल दैट। फिर एक डेमो, हमने ये भी डिसाइड किया कि हम, एक हमारे जो लीडर्स थे उस समय, कि हम डेमोक्रेसी चूज करेंगे। डेमोक्रेसी क्या होता है? जहां पे लोग ही एक्चुअली में, लोगों के पास पावर है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लीडर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, दे आर इलेक्टेड, दे आर इलेक्टेड इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो डेमोक्रेसी का मतलब ही है फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल हम कहते हैं। जहां पे लीडर्स को, जैसे हम वोट डालते हैं ताकि, आपने देखा होगा स्टेट में इलेक्शन होते हैं तो भी वोट डाला जाता है, और जब सेंटर के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के, लोकसभा के, तब भी वोट डाला जाता है। तो यानी कि लोगों को चूज कौन कर रहा है? लीडर्स को लोग कर रहे हैं, द पीपल ऑफ द कंट्री कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है। दूसरी तरफ कई कंट्रीज मोनार्की भी होती है। मोनार्की मतलब राजा है, उसी का फिर आगे बच्चे राजा बन जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन हमारी कंट्री ने मोनार्की नहीं चूज की, हमारी कंट्री ने बोला हम डेमोक्रेसी चूज करेंगे। ठीक है, फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज था। वो क्या था चैलेंज? कि हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स थी। हमारी कंट्री बहुत डाइवर्स थी। क्यों डाइवर्स थी? क्योंकि उसमें मल्टीपल रिलीजन्स, बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग बिलीफ सिस्टम, अलग अलग कास्ट। ठीक है, रीजन्स भी अलग थे, कोई मराठी, कोई बंगाल का, कोई मराठी का, कोई किसी एरिया का। तो बहुत डाइवर्स, बहुत ही अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग, बहुत लैंग्वेजेस इतनी सारी थी। देयर वर लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद लैंग्वेजेस बदल रही हैं। तो इतनी डाइवर्स कंट्री को दोबारा कोई ना तोड़ सके। ठीक है, बहुत एक पूरी की पूरी कंट्री को एक रखना, एकजुट रखना। जैसे घरों में, फैमिलीज में होता है ना, कि अगर अब छोटे छोटे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, ठीक है, लेकिन अगर एक बहुत बड़ा परिवार रह रहा है, बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली डिफरेंसेस भी होंगे। ठीक है, किसी का कुछ व्यू होगा, किसी का कुछ व्यू होगा, लेकिन सबको साथ लेके चलना, सबको साथ लेके चलना, वही एक डेमोक्रेसी है। ठीक है, वही एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हमारे पास एक ये भी उस समय चैलेंज था कि हम सब लोगों को, हमारी जो कंट्री है, उनको कैसे, उसको यूनाइटेड रखेंगे। फिर एक और बहुत बड़ा चैलेंज था उस समय। वो क्या था? कि हमारी सोसाइटी में उस समय बहुत सारे सोशल इविल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, कास्ट के बेसिस पे लोगों के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता था। अनटचेबिलिटी बहुत वो थी, प्रेवलेंट थी। अनटचेबिलिटी में क्या था? छुआछूत। ठीक है, क्यों? टच नहीं करना है। अगर तुमने उस घड़े से पानी पी लिया तो वो उस घड़े से पानी और कोई नहीं पी सकता। ठीक है, अपर कास्ट जिस घड़े से पानी पीती है, जिस कुएं से पानी लेती है, उस कुएं से अनटचेबल्स जो थे, जिनको छोटी जात का माना जाता था, वो नहीं ले सकते थे। ये सब था। फिर इनइक्वालिटी थी बिटवीन रिच एंड पुअर भी, अमीर और गरीबों में भी बहुत फर्क था। तो हमारी कंट्री को जब कॉन्स्टिट्यूशन बनानी थी, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी थी कि इनको भी एड्रेस कर। आप सिर्फ समझने के लिए समझिए, डोंट टेक कि हाँ ये मुझे रट्टा मानना, नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुई? कि इट इज लाइक द इंस्ट्रक्शन बुक, इट इज लाइक द इंस्ट्रक्शन बुक ऑफ अवर कंट्री, कि हमें क्या करना है, कब करना है। ठीक है, कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, कोई पर्टिकुलर, तो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा प्रोविजन लेके हम उसमें से हेल्प लेके कोई नया लॉ बना सकते हैं, ऑल दैट। इट टेल्स अस हाउ इंडिया विल वर्क, हाउ इट्स पीपल विल बी प्रोटेक्टेड, एंड हाउ एवरीवन विल बी ट्रीटेड फेयरली। फिर मैंने आपको एक जगह जिक्र किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी, वो बिफोर इवन वी हैड अवर इंडिपेंडेंस, उससे पहले ही बन गई थी। वो कब बनी थी, याद रखने के लिए बस, या फिर सिर्फ अभी समझने के लिए, 1946, ईयर 1946 में उसको बना दिया गया था। और बहुत सारे उसमें मेंबर्स थे, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर भी बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी। जैसे आपके स्कूल में स्पोर्ट्स होता है, एक स्पोर्ट्स कमेटी बना दी जाती है ना, कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये कमेटी डिसीजंस लेगी। इसी तरह से एक म्यूजिक की कमेटी बना दी जाती है, डांस एंड म्यूजिक की, आर्ट्स की बना दी जाती है, ताकि डिसीजन टेकिंग इजी हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी
एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, फिर उसके छोटी-छोटी कमिटीज़ भी थी, फिर फाइनली आफ्टर 2 इयर्स, 11 मंथ्स एंड 18 डेज़ बहुत सारी मल्टीपल मीटिंग्स और डिस्कशंस हुए, एक-एक चीज़ को डिस्कस किया गया। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को हमने कब पास कर दिया, कब अडॉप्ट कर दिया, कब इनैक्ट कर दिया? 26 नवंबर 1949 को। देखिए, पास किया, अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया, यानी कि अप्रूव कर दिया। वो कब था? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन इनटू फोर्स कब आया? लागू कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, वो अप्रूव यानी कि पास, अडॉप्टेड या इनैक्टेड कब थी? 26 नवंबर 1949 को। एंड ये लागू कब हुई? व्हेन डिड इट कम इनटू फोर्स? 26 जनवरी 1950 को। और इसी खुशी में, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना दी। हर साल हम इस डे क्या बनाते हैं? इसको हम एज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ओके, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। उसके बाद हर साल 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, लेकिन हमने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू की थी। तो तब से हम उस दिन हर साल क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक, अब आप देखिए कि हम जैसे जस्ट लाइक अ बुक, आप बुक्स पढ़ते हैं स्कूल्स में भी, कॉलेजेस में भी, एक बुक है। आपने देखा होगा बुक का जब इंडेक्स देखो तो एक बुक में क्या होती है? यूनिट होती है। क्या होती है? एक यूनिट होती है। और फिर उस यूनिट में चैप्टर्स होते हैं। मान लो ये यूनिट 1 है, ठीक है? तो उसमें क्या है? चैप्टर 1 है, फिर चैप्टर 2 है, एंड सो ऑन। फिर यूनिट 2 शुरू हो गई, है ना? मान लो उसमें 3 चैप्टर हैं, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। इसी तरह से जस्ट लाइक दैट हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वो किसमें डिवाइडेड है? किसमें डिवाइडेड है? वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। किसमें डिवाइडेड है? पार्ट्स में। जस्ट लाइक आपकी बुक्स जो होती हैं वो यूनिट्स में डिवाइडेड होती हैं, फिर फर्दर चैप्टर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट्स में डिवाइडेड, और फर्दर हर पार्ट्स में क्या है? आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स हैं। आप इन आर्टिकल्स को, कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, कुछ आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? कुछ पार्ट्स, जैसे कि पार्ट 1 में क्या वो बताएंगे, ठीक है? पार्ट 2 है, इसे शेड्यूल्स वगैरह भी वो हम बाद में करेंगे, हम धीरे धीरे ग्रेजुअली करेंगे, यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड इट एंड एंजॉय इट, ठीक है? पार्ट 3 है, इसमें वो बता रहे हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया है क्या, किससे बना हुआ है यूनियन इंडिया। सेकंड वाले में बता रहे हैं कि सिटीजनशिप के बारे में बता रहे हैं। पार्ट 3 में वो हमारे राइट्स के बारे में बता रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर इसी तरह से पार्ट 4 आएगा। कोई कोई पार्ट हमने बाद में भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे पार्ट 4 है, हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया। मैंने बताया था ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारी फ्लेक्सिबल है, तो बाद में भी कुछ ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे ऐड करना है वो डिसाइड हो जाता है फिर उसी के बेसिस पे, क्योंकि नंबर सबका चेंज नहीं कर सकते, तो बीच में 4A 4B इस तरह से करके इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। तो 4A हमने बाद में इंट्रोड्यूस किया था, फिर पार्ट 5 आएगा, पार्ट 6 आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है? तो और वो फर्दर किस में डिवाइडेड है? आर्टिकल्स में, ठीक है? आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, कुछ कुछ हमने बाद में रिपील भी कर लिया, उनको हटा भी दिया, जो हमें बाद में लगा इंडिपेंडेंस के कई सालों के बाद कि नहीं, अब इनकी जरूरत नहीं है हमारे देश को, तो वो हमने हटाए भी हैं, ठीक है? तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, चेंज भी की जा सकती है, बहुत रिजिड नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, इस वजह से। तो अब आपको एक मोटा मोटा समझ आ गया होगा कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? किसी भी कंट्री को रन करने के लिए एक रूल बुक है, एक बहुत सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है बेसिकली, ठीक है? कि इससे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, ठीक है? इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारा फिक्स नहीं है कि अगर हमें जरूरत लगे टाइम के हिसाब से तो हम इसको चेंज भी कर लेते हैं। उस चेंज का भी जो प्रोसीजर है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ दिया, इलेक्शन कमीशन कैसे रूल करेगा, अगर गवर्नमेंट सर्विस है, जैसे सिविल सर्वेंट्स आईएएस आईपीएस बन रहे हैं, उनको कैसे, मतलब उनका भी क्या रोल है, उसके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है। उस एग्जाम को कंडक्ट करता है यूपीएससी, तो उस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसका भी जिक्र है। और भी बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं, फाइनेंस कमीशन हो गया या कुछ, तो उन सबका जिक्र है, ठीक है? तो आप देखेंगे कि लॉ कैसे बनते हैं, ठीक है? प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, प्रेसिडेंट का क्या रोल है, चीफ मिनिस्टर का क्या रोल है, गवर्नर का क्या रोल है, सब कुछ दिया है। तो हम उसको बहुत ही सिस्टमैटिकली तरीके से करेंगे। तो जो अगली क्लास होगी, अगली क्लास में आप देखिएगा, मैं इससे पहले कि पार्ट 1 और पार्ट 2 शुरू करूं, आपने अपनी सब बच्चों ने अपनी बुक्स में, पर्टिकुलरली एनसीईआरटी की बुक्स में, अगर आप कॉलेज में भी हैं तो भी आपने एनसीईआरटी की बुक्स तो पढ़ी होंगी, आपने अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में बहुत जगह अपनी बुक के आगे प्रियम्बल
देखा होगा, ठीक है? आजकल तो ये भी आ गया है कि हमें जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रियम्बल, ये सब करना है ताकि बच्चों को आइडिया हो, क्योंकि यंग एज से ही गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों को इन सब चीजों के बारे में आइडिया हो। तो प्रियम्बल, जिसको बेसिकली हम इंट्रोडक्शन भी कह दे समझ सकते हैं आप इसको बेसिक भाषा में समझने के लिए, या फिर जैसे आपकी बुक में प्रीफेस होता है कि पहले बुक को शुरू होने से पहले, तो हम इसके बारे में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा है। इसके में भी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको लगेगा, तो अगली वाली क्लास में हम इसको करेंगे। तो ओके, टेक केयर। एंड इसको सिर्फ समझने के लिए समझिए, हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ग्रेजुअली बिल्ड करेंगे ताकि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बहुत मजा आए, और इट इज एन अमेजिंग सब्जेक्ट, अमेजिंग सब्जेक्ट, ठीक है? टेक केयर, बाय। एंड ऑफ कोर्स एक बात और कहनी है मुझे, कि अगर आपको लगता है कि चैनल अच्छा है, मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ, अच्छा पढ़ा रही हूँ, सिंपल भाषा में पढ़ा रही हूँ और समझ आता है, तो प्लीज इसको जरूर शेयर करिए, चाहे किसी एक के साथ करिए। हर वीडियो देख के किसी एक के साथ भी शेयर करेंगे, किसी और का भी भला होगा। एंड स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, सबके लिए है चैनल, ठीक है? जो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बहुत मजा आएगा। तो प्लीज डू शेयर द चैनल, ठीक है? थैंक यू सो मच, एंड डू सब्सक्राइब टू इट ऑल्सो। थैंक यू।